हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने कल पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में बिजनेस करना चालू किया। तो अब हमको यहाँ से पढ़ना है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, यानी कैसे उनका बिजनेस जो है लड़ाई में तब्दील हो गया, लड़ाई में बदल गया। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की बात है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, मतलब लड़ाई होने लगी किसके बीच में, कंपनी के मतलब EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के और जो नवाब ऑफ बंगाल यानी जो बंगाल का नवाब था उसके बीच में लड़ाई होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मतलब औरंगजेब के डेथ के बाद, यानी 1707 में उसकी डेथ हुई थी, पीछे हमने पढ़ा था। औरंगजेब के डेथ के बाद द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। तो जो बंगाल के नवाब थे वो आगे आए। अब मतलब जैसे मुग़ल एम्परर ख़त्म हुआ, मुग़ल शासक ख़त्म हुए, तो उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। एज द अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। तो और भी रीजनल पावर यानी धार्मिक पावर जो थी, वो भी धार्मिक कम्युनिटी जो थी वो भी उस समय ऐसा ही कर रहे थे जैसे बंगाल के नवाब ऐसे आ रहे थे। मुर्शीद कुली खान was followed by अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे। यानी मुर्शीद कुली खान का बेटा था अलीवर्दी खान और अलीवर्दी खान का बेटा था सिराजुद्दौला, और तीनों जो थे वो बंगाल के नवाब थे, क्योंकि पहले मोनार्की सिस्टम चला करता था, मतलब राजा का बेटा राजा। तो मुर्शीद कुली खान वो था, मुर्शीद कुली खान नवाब था, फिर उसके बाद अलीवर्दी खान नवाब हो गया, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब हो गया बंगाल का। ईच ऑफ देम वर स्ट्रॉन्ग रूलर, मतलब ये तीनों ही जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज़ टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। तो उन्होंने कंपनी से मतलब मना कर दिया कि आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, कंपनी कंसेशन। डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर कंपनी राइट्स टू ट्रेड, denied it any to mint coins and stopped it from extending its fortification। तो जो कंपनी जो थी वो बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन कर रही थी, यानी मैंने बताया था पहले, फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्ट मेकिंग का प्रोसेस जो होता है उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो कंपनी जो थी वो बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन कर रही थी, इस वजह से जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने मना कर दिया, और उस समय नवाब थे सिराजुद्दौला। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डेसेट, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue। तो मतलब इसको पता चला, जो बंगाल का नवाब था, कि जो कंपनी है वो हम लोग को टैक्स देने से, रेवेन्यू देने से वो क्या कर रही है, मना कर रही है। यहाँ पे रेवेन्यू रेवेन्यू देने से क्या मना कर रही है। इफ़ इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस दे, मतलब टैक्सेस और रेवेन्यू एक ही है, तो वो रिफ्यूज़ मतलब मना कर रही थी टैक्सेस देने से। राइटिंग डिस्पर्सल लेटर्स, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल लेटर, यानी जिससे जो बंगाल के नवाब थे उनकी मतलब रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही थी, तो ऐसा लेटर लिखा जा रहा था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। The company on its part declared that the unjust demands of local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if duties were removed. It was also convenient that to expand trade, it has enlarged its settlement by up villages and rebuilt its fort। तो इस ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हमको अगर अपना ट्रेड इनलार्ज करना, मतलब ट्रेड हम लोग को बढ़ाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अपना सेटलमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, विलेजेस को ख़रीद लिया करते थे, और जो अपने फोर्ट्स थे उनको दोबारा से फोर्टिफिकेशन करते थे, यानी दोबारा से वो फोर्ट बनाते थे, यहाँ रीबिल्ड इट्स फोर्ट। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कॉन्फ्रंटेशन एंड फाइनली क्लूमिनेंट एंड द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत बड़ा नाम आता है, किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था ब्रिटिशर्स वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। हाँ, तो हम अब आगे पढ़ते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी, व्हेन अलीवर्दी खान
मुर्शीद कुली खान का जो बेटा था अलीवर्दी खान, वो मरा था। कब मरा था? 1756 में जब अलीवर्दी खान मरा था तो उसके बाद कौन आया? सिराजुद्दौला, क्योंकि मुर्शीद कुली खान का बेटा कौन था? अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान का बेटा था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के पास आया पावर, तो वो राजा मतलब नवाब बना। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब बना। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर, तो कंपनी को अभी भी शक था उसकी ताकत का। एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर हु वुड रिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज, तो उसको लग रहा था कि कोई पपेट रूलर होगा। पपेट मतलब कि जो ब्रिटिशर्स कहेंगे वही वो करेगा, तो पपेट रूलर होगा तो हमको ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी। एंड अदर प्रिविलेजेस, सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन सिराजुद्दौला राइवल्स बिकेम द नवाब and सिराजुद्दौला asked for the company to stop meddling in the political affairs। तो अब क्या होता है कि जो बंगाल का नवाब अब था सिराजुद्दौला, इसको चढ़ गया गुस्सा। तो इसने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको कहा कि आप पॉलिटिकल अफेयर में आ नहीं सकते हैं। और कह रहे थे मतलब सिराजुद्दौला ने कहा आप फोर्टिफिकेशन बंद कर दीजिए, फोर्ट बनाना बंद कर दीजिए, एंड पे रेवेन्यू पे करिए, टैक्स पे करिए। आफ्टर द नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर। तो मतलब ब्रिटिशर्स ने ये मना कर दिया, तो जो नवाब था सिराजुद्दौला वो 30,000 सोल्जर के साथ इंग्लिश फैक्ट्री गया, जो कि कासिम बाज़ार में सिचुएटेड है। कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के जो जितने भी काम करने वाले थे, कंपनी ऑफिशियल जो कि ऑफिस में बैठते थे, कंपनी ऑफिशियल्स को क्या किया? कैप्चर यानी अपने अंडर में कर लिया। लॉक्ड द वेयर हाउस जो था उसको लॉक कर दिया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, तो ब्रिटिशर्स की जो शिप्स थी उनको ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद वो कलकत्ता के लिए मार्च हुआ, जिसका पहला नाम था कालीकाता, फिर उसके बाद हुआ कलकत्ता, जिसको अभी कहते हैं कोलकाता। हाँ, तो देन ही मार्च टू कलकत्ता टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, तो ब्रिटिशर्स ने न्यूज़ सुन ली कि ये कलकत्ता पे ये सब हुआ है, मतलब वेयर हाउस ये सब मतलब डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो कलकत्ता में ब्रिटिशर्स ने मतलब न्यूज़ सुन ली कलकत्ता की। तो फिर जो मद्रास से जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपने फोर्स के साथ, मतलब रॉबर्ट क्लाइव जो था उन लोगों का कमांडर था, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ बहुत सारी फोर्सेस भेजी वहाँ से, तो इन लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, सिराजुद्दौला पे कंट्रोल करने के लिए। The Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company army against the सिराजुद्दौला। तो 1757 की बात है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने अपनी कंपनी की आर्मी भेजी सिराजुद्दौला को मतलब डिफीट करने के लिए, मारने के लिए, कहाँ? प्लासी में। One of the main reason for the defeat of the Nawab was the forces led by मीर जफ़र। मीर जफ़र जो था बहुत मकार आदमी था। मीर जफ़र था सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ था मीर जफ़र, पर इसको जो था ब्रिटिशर्स ने बहका दिया था, तो फिर ये जो था पपेट रूलर बन गया था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि मतलब तुम सिराजुद्दौला को मतलब हरवा दो और अगली बार तुम नवाब बन जाओगे। तो द डिफीट ऑफ नवाब वॉज दैट द फोर्सेज लेड बाय मीर जफ़र, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर, नेवर फॉट द बैटल, उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस कर लिया कि जब सिराजुद्दौला को क्रश कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो तुम नवाब बन जाना। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वॉन इन इंडिया। ये पहली विक्ट्री थी EIC की, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली विक्ट्री थी। पहली बार इसने लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स, मतलब सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिशर्स का जो कमांडर था यानी रॉबर्ट क्लाइव, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव
रॉबर्ट क्लाइव, और इसमें जो थी रॉबर्ट क्लाइव की विक्ट्री हुई। अब आगे बढ़, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, मतलब प्लासी के बाद की बात है, सिराजुद्दौला वर एसेसाइनेटेड एंड मीर जफ़र मेड द नवाब। हाँ, तो फिर उसके बाद मीर जफ़र जो था नवाब बन गया था, सिराजुद्दौला मर गया था। फिर द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि अपना ट्रेड को एक्सपेंड करे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ट्रेड से, बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर। तो उसका ये कहना था कि जब ये पपेट रूलर के, मतलब पपेट रूलर तो ये सब कर ही दे रहे हैं, तो मतलब बिना किसी हम लोग का मतलब कॉन्क्वेस्ट से जब लोकल रूलर जो है ये कर ही दे रहे हैं, तो हम लोग को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हेल्प ऑफ लोकल रूलर हु आर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरी नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। Soon the company discovered this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted to be. तो इन लोगों ने ये डिस्कवर किया, ये देखा कि जो है जो पपेट रूलर हैं वो भी कभी कभी जो है वो हेल्पफुल होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं, ये कंपनी ने देखा। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. What could the company do? Then Mir Jafar, जो मीर जफ़र था, protested the company, deposed him. अब उसने भी प्रोटेस्ट कर दिया कंपनी के खिलाफ, him and install मीर कासिम। हाँ, तो मीर जफ़र था, उसने जो है कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। तो जो मतलब वो था, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने मीर जफ़र को हटाया, मीर कासिम को रिप्लेस कर दिया उसकी जगह। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन ए बैटल फॉट एट बक्सर। तो इसने कंप्लेन की मीर कासिम ने, तो इसको जो है हराया गया। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ बक्सर में। ये कब लड़ी गई थी? 1764 में। ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जफ़र वॉज इंस्टॉल्ड। मीर जफ़र जो है वो इंस्टॉल हो गया, मतलब उसकी जगह जो है मीर जफ़र फिर से ला दिया गया। द नवाब हैड टू पे ₹5। ये उसको, मतलब नवाब को इतने पे करने थे हर मंथ। वो ब्रिटिशर्स के, मतलब उसने कहा था कि हर मंथ आपको 5 लाख रुपए देने हैं। बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट। तो कंपनी को और ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, ताकि वो अपना, मतलब वो फाइनेंस इट्स वॉर, यानी मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंस बनाए जो कि वॉर्स में खर्च हो जाता है। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। इट वांटेड मोर टेरिटरीज, मोर रेवेन्यू। ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा टेरिटरीज चाहते थे। टेरिटरीज चाहेंगे तो इनका ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो इनका क्या होगा? पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। मोर रेवेन्यू, बहुत सारे उसे टैक्स चाहते थे। बाय द टाइम मीर जफ़र डाइड इन 1765, मीर जफ़र जो था वो मर गया 1765 में। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, कंपनी का मूड चेंज हो गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड, वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब आवरसेल्फ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डिसीजन लिया कि हम ही लोगों को अब नवाब बनना पड़ेगा। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो 1765 में मुगल एम्परर, एक मुगल शासक था, उसने कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल बनाया। मतलब बंगाल का जितना भी टैक्स आएगा वो कौन कलेक्ट करेगा? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी को क्या बना दिया? दीवान बना दिया बंगाल में। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ ए वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। तो इसको मतलब बहुत ये टैक्स कलेक्ट कर सकता था EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. ये मेजर प्रॉब्लम थी कंपनी के लिए फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी।
मतलब 18th सेंचुरी की, मतलब ये भी हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इट्स ट्रेड विथ इंडिया हैड एक्सपांडेड। इसका जो ट्रेड था EIC का वो इंडिया में बढ़ गया था। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर। पर यहाँ पे दिक्कत ये आती थी इन लोगों को कि इन लोगों को बहुत सारे मसाले खरीदने थे और बहुत सारे सिल्क, ये सब फाइन सिल्क, फाइन कॉटन, ये सब खरीदना था। तो इन लोगों को गोल्ड और सिल्वर जो है वो देने पड़ते थे इंडिया को। तो इसी वजह से पहले जो है इंडिया को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स लूट के वही लेके गए। इम्पोर्टेंट फ्रॉम ब्रिटेन, जो ब्रिटेन से आते थे, ब्रिटेन से जो गोल्ड और सिल्वर आते थे वो इंडिया को देते थे और उसके बदले में मसाला खरीदते थे। तो इंडिया का टोटल प्रॉफिट हो रहा था। तभी इंडिया को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया। दिस वॉज बिकॉज एट दैट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। तो ब्रिटेन के पास तो गुड्स ही नहीं थे, इंडिया से गुड्स खरीद रहा है अपना सोना दे के। तो उनके पास सोना थे तो गुड्स टू सेल इन इंडिया। इंडिया के पास मतलब पहले जो था बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब इंडिया, मतलब कोई भी आप सामान ले रहे हो तो उसके बदले में सामान देना पड़ेगा। मतलब पैसा वैसे के नहीं खेलता, मतलब जो आप सामान दे रहे हो उसके बदले में कोई दूसरा सामान देना पड़ेगा। तो ब्रिटेन के पास कोई सामान नहीं था तो गोल्ड और सिल्वर दाव पे लगा के वो मसाला लेता था इंडिया से। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जैसे ही हुआ तो जो ब्रिटेन जो गोल्ड देता था, गोल्ड और सिल्वर, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, स्लो होने लगा। एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। तो मतलब पूरा ही एक तरीके से स्टॉप हो गया जब दीवानी राइट जो है मिल गई। दीवानी राइट मतलब उनको पैसा मिलने लगा, पैसा मतलब रेवेन्यू मिलने लगा। तो रेवेन्यू मिलने लगा तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा। तो गोल्ड के जो वो था, मतलब गोल्ड जो देते थे वो इंडिया को, वो ख़त्म होने, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इंटायरली स्टॉप्ड मतलब बिल्कुल ही रुक गया। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk. तो यही इंडिया का पैसा जो है उसी से ये लोग जो है सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल ये सब खरीदा करते थे। सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस जितने भी होते हैं सब, ये सब इधर ही से खरीदा करते थे। टेक्सटाइल इन इंडिया मेंटेन कंपनी ट्रूप एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज इन कलकत्ता थे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। तो कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो नवाब्स बनने लगे। तो ये जो है कंपनी ऑफिशियल्स नवाब्स। नवाब्स क्या होता है, अब हम लोग ने जो टर्म पढ़ी थी वो क्या थी, नवाब्स। अब नवाब्स क्या होता है, नवाब्स मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को नवाब्स बोलने में नहीं आया, तो इसी वजह से उन लोगों ने क्या कहा, नवाब्स। तो जैसे एक रिवर थी जिसका नाम था सिंधु, तो वहाँ के लोगों को ऐसा बोलना नहीं आता तो उन्होंने क्या किया, एच बोलना शुरू किया, तो हिंदू रिवर। What did it mean to be Nawabs? It meant, of course, that company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like Nawabs. After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money. तो जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो बंगाल के नवाब्स थे उन्होंने फोर्स किया कि आप अपना लैंड दे दीजिए और कुछ मनी भी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स। तो कंपनी ऑफिशियल्स के लिए आप कुछ गिफ्ट दीजिए, नवाब को बोला गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेस्ड ए फॉर्चून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत चोर आदमी था, क्योंकि इसने जो है इंडिया से कितना $401,102 जो है चुराया था इसने। मतलब उस ज़माने में ये बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, तो इसने ये बहुत ज़्यादा इंडिया से चुरा के गया था। ही हैड कम टू मद्रास, चेन्नई में आया, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743। तो पहले इसने कहाँ पे अपना कदम रखा, मद्रास में, चेन्नई में। कब, इंग्लैंड से आया, कब आया, 1743 में। एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में आया मद्रास
मद्रास में इसने अपना पहला कदम रखा 1743 में। कितने साल का था जब वो? 18 साल का। When in 1767 he left India। उसने जो है क्या 1767 में उसने ये जो इंडिया था उसको छोड़ दिया। उसने जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्चून यानी मतलब ठग लिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंडिया को ठग लिया और वॉज वर्थ ऑफ $401102 को उसने क्या किया? ठग लिया। 40 इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764। अब क्या बात है, 1764 के अंदर उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर ऑफ बंगाल। 1767 के अंदर मतलब 1767 को मतलब 1767 में वो इंडिया छोड़ दिया और 1764 में क्या हुआ? गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया उसके 3 साल बाद वो इंडिया छोड़ दी। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने कहा कि आप करप्शन को हटा दीजिए कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से। पर उसने इसको क्रॉस एग्जामिन किया 1772 में बाय ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट विच वॉज suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774। इतना पैसा होने के बाद भी उसने क्या किया? सुसाइड कर लिया। कब? 1774 में मर गया। However, not all company officials succeeded in making money like Clive। मतलब इतने कंपनी ऑफिशियल्स आए लेकिन किसी ने क्लाइव जैसा मतलब इतना सारा पैसा नहीं बनाया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ही एक ऐसा आदमी था जिसने इतना सारा पैसा बना लिया। मैनी डाइड एंड अर्ली डेथ। बहुत सारे अपने डेथ से मरे इंडिया में ड्यू टू डिजीज़ एंड वॉर। डिजीज़ की वजह से, बीमारी की वजह से, लड़ाई की वजह से। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एज डिसऑनेस्ट। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। पिछले मतलब छोटे बैकग्राउंड से आते थे और इंडिया में आके क्या किए? बड़ा बैकग्राउंड मतलब बड़ा बहुत पैसा कमाने लगे। वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया। बहुत ज़्यादा इंडिया में पैसा कमाने लगे। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लेड कम्फर्टेबल लाइफ। ब्रिटेन जाते थे, ब्रिटेन में आराम से ऐश की ज़िंदगी जीते थे। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। दे वर कॉल्ड नवाब्स। उनको नवाब्स कहते थे, मैंने पहले बता दिया। एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब। नवाब को वो लोग क्या कहते थे? नवाब्स। They were often seen as upstarts and social climber in British society and were ridiculed or made fun in plays and cartoon। तो इन्होंने क्या किया? पैसा लूट के गए और प्लेज और कार्टून मतलब इनमें लोग फन करने लगे, मज़ा करने लगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपनी रूल एक्सपांड्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू।